स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और जिसमें हमने ये पढ़ा कि इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर को बोला कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व नाम दिया गया, जो कि 5 तत्व जो है वो पंच तत्व जो है वो है फायर, वाटर, एयर, स्काई एंड अर्थ। तो लेकिन ये जो साइंटिस्ट लोगों था उनका बोलना था कि जो पार्टिकल्स है बहुत जो ये मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन छोटे पार्टिकल का नाम दिया गया एटम। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, ये हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। ये बोला गया मैटर के बारे में। तो बाद में ये डेफिनेशन मैटर की आई कि एनीथिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, एनीथिंग कुछ भी जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, उसे हम बोलेंगे मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आसपास पड़ी हुई चेयर, ग्लास ऑफ वाटर, ये सभी क्या है? एक बुक, ये क्या है? मैटर। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब जो ये मैटर है इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसका अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन रहता है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और जो पोटेशियम परमैंगनेट है स्टूडेंट्स, इसका कलर होता है पर्पल। अगर इसका अगर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, एक छोटा सा पार्टिकल, अगर मैं एक बीकर में डाल दूं और इस बीकर में मान लो मेरे पास 50 ml वाटर है, तो जब मैंने एक छोटे से क्रिस्टल को डाला तो इस पूरे बीकर का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल। तो अब मैंने एक और सेकंड बीकर लिया, उसमें भी मैंने 50 ml वाटर ले लिया और इसमें से एक ड्रॉप मैंने जब इस बीकर में ऐड करी तो इस बीकर का कलर भी कैसा हो गया? पर्पल। इसी तरह मैंने एक थर्ड बीकर लिया, उसमें मैंने 20 ml वाटर ले लिया और इसमें से जब मैं एक ड्रॉप और इसमें ऐड करूँगा तो इस बीकर का कलर भी कैसा हो जाएगा? पर्पल। इसका मतलब ये हुआ कि सभी बीकर का कलर पर्पल पिंक हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे हैं कि ये पानी के अंदर घुलते जा रहे हैं। तो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। तो इतने छोटे पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो मैटर बनता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं मैटर की स्टेट की। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट है? मैटर की आप लोगों ने 3 स्टेट के बारे में आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम मैटर की कितनी स्टेट देखते हैं, देखिएगा। तो मैटर की जो आपको स्टेट पता है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम 2 स्टेट और भी पढ़ेंगे यहाँ पर। पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड, तीसरी स्टेट है गैस, चौथी स्टेट है बच्चों प्लाज्मा, पांचवी स्टेट है बच्चों बोस आइंस्टाइन। ये 5 स्टेट है स्टूडेंट्स। पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टाइन, जिसे इंडिया के एक साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने डिस्कवर किया था। प्लाज्मा ये हाई टेम्परेचर पर, ये प्लाज्मा एक ऐसी मैटर की स्टेट है जो देखने को मिली। ये जनरली नियॉन के जो बल्ब्स होते हैं जिसके अंदर नियॉन और हीलियम गैसेस भरी जाती है, उसमें कलर देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। या फिर आप बोल सकते हो जब बिजली कड़कती है तो जो बिजली चमकती है उस स्टेट को प्लाज्मा बोला गया। तो हमने पढ़ना क्या है? हमने सॉलिड को पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे।
सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड एक मैटर की वो स्टेट है जिसके अंदर, अगर सबसे पहले मैं एक सॉलिड का एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्यूब लिया और इस क्यूब में, ये जो क्यूब है, इस क्यूब में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस अरेंजमेंट को बनाते हैं। और ये अरेंजमेंट कैसी है? क्यूबिकल। इस क्यूब के 8 कॉर्नर है, 6 फेसिस है, 12 एजिज है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, 6 फेसिस है। जिस रूम में आप बैठे हो आप सोच लो ये रूम एक क्यूब ही है, क्यूबिकल रूम है। 6 फेसिस है इस रूम की, 12 एजिज हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 नीचे हैं 8, 2 ये हैं 10, 2 ये हैं 12। तो इस क्यूब में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी अरेंजमेंट फिक्स है। तो सबसे पहला सॉलिड का पार्टिकल, सॉलिड का जो पॉइंट है वो ये हुआ कि जो अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट? पार्टिकल्स की। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। वो हमेशा फिक्स रहती है। अरेंजमेंट पार्टिकल की फिक्स रहती है, इसका मतलब शेप, शेप भी क्या रहेगी? फिक्स्ड। शेप भी क्या रहेगी? फिक्स्ड। और वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स्ड। वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स्ड। जैसे कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। तो ये स्टूडेंट आपको बात याद रखनी है कि सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी फिक्स रहती है, शेप भी फिक्स रहती है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। तीसरा, बच्चों खुद सोचो कि ये जो एक क्यूब है इसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से पकड़ कर रखे होंगे। हम इस एक जो सॉलिड है इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, और अगर इसको ब्रेक करने के लिए हमें नाइफ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बिटवीन? पार्टिकल्स के, वो बहुत ज़्यादा है, इज़ हाई, इज़ हाई। कि अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, नाइफ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको हम क्लीवेज करेंगे, जब हम इस क्यूब को नाइफ से काटेंगे, क्लीन क्लीवेज मिलेगी। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी सॉलिड को काटोगे तो क्लीन क्लीवेज मिलेगी। तो इसका 4th पॉइंट हुआ, इट गिव्स क्लीन क्लीवेज। क्लीन क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब बच्चों, जब आप इसको काटोगे तो बिल्कुल जैसा मैं क्यूब को अगर बीच में से काट दूं तो दोनों जो काटने के बाद 2 हिस्से होंगे, इधर की सरफेस और उधर की सरफेस बिल्कुल क्लीन होगी। तो ये बच्चों सॉलिड के कुछ पॉइंट्स थे। और बात करूं, सॉलिड बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मैं ये क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। एक सॉलिड और होता है जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, ग्लास भी सॉलिड है, और रबड़ वो भी सॉलिड है। लेकिन ये कुछ अलग टाइप के सॉलिड है, और इन्हें बोलते हैं हम एमरफस सॉलिड। लेकिन ये बच्चों जो सॉलिड मैंने क्यूबिकल लिया है, इसे बच्चों कौन सा सॉलिड बोलेंगे? ये है क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड है ना, तो इसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड है बहुत, और शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, क्लीन क्लीवेज मिलती है जब इसको काटते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हमने आपसे बात की कि जो सॉलिड होते हैं वो जनरली हमारे पास और भी तरह के हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और रबड़। तो ये किस तरीके के सॉलिड है? कौन कौन से बच्चों? एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। प्लास्टिक, प्लास्टिक, ग्लास भी एक सॉलिड ही है, और रबड़ भी क्या है? सॉलिड ही है। तो बच्चों ये सभी सॉलिड है। अब प्लास्टिक, ग्लास, रबड़ ये किस तरीके के सॉलिड है? ये बच्चों एमरफस सॉलिड बोलते हैं इन्हें।
इन्हें बोलते हैं एमरफस सॉलिड। अब एमरफस का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एमरफस सॉलिड बच्चों हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एमरफस सॉलिड को आपने अच्छे से समझना है। तो मॉर्फ का मतलब होता है शेप, आकार, लेकिन इस मॉर्फ के आगे ए लग गया ना, तो इसका मतलब है जिसकी कोई शेप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसे बोलते हैं एमरफस सॉलिड। आप खुद सोचिए, प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स भी होती हैं, ठीक है, वाटर बोतल्स होती हैं, बोतल्स भी होती हैं, मग भी होता है। और ये प्लास्टिक की बोतल्स और मग ये बना कैसे, प्लास्टिक की शेप को चेंज किया गया, मतलब प्लास्टिक की शेप चेंज हो गई और उसे मोल्ड किया गया हीट करके, तो उसकी शेप भी चेंज हो गई। ऐसे ही रबड़ है, रबड़ जो होती है बच्चों, अब मैंने तो ये बोला था क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आपने देखा भी होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन रबड़ रबड़ एक तरह की सॉलिड है, और रबड़ कैसी होती है, रबड़ फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल कैसे है रबड़, क्योंकि ये एक एमरफस सॉलिड है, इसकी शेप चेंज हो सकती है। तो जब आप रबड़ को खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिलीज़ करेंगे तो वो दोबारा से अपनी जो शेप है वो ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि साइकिल का जो टायर है वो एक रबड़ का बना हुआ है, इसी तरह बाइक का एक टायर है वो भी रबड़ का बना हुआ है, और कार का एक टायर है वो भी रबड़ का बना हुआ है, लेकिन तीनों की शेप अलग अलग है। तो ये शेप अलग अलग है, तो यहाँ पर और वो फ्लेक्सिबल भी हैं। और अगर जो आपने हाथ में जो रबर बैंड डालते हैं वो भी फ्लेक्सिबल है, वो शेप चेंज हो जाती है जब आप फोर्स लगाते हो, लेकिन जब आप फोर्स रिलीज़ करते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये एमरफस सॉलिड होते हैं, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, आप इनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चों सॉलिड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। अब लिक्विड जो है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने वाटर ले लिया, और वाटर कितने लीटर लिया, मान लो 1 लीटर या 2 लीटर, 2 लीटर क्या ले लिया, वाटर। वाटर को क्या लिखते हैं, H2O, H2O या फिर वाटर, ठीक है। अब इसने इस बीकर की शेप ले ली। अब मैंने इस वाटर को उठाकर एक अलग तरीके के बोतल में डाल दिया। ये मान लो एक वाटर बोतल है, ठीक है। अब जब मैं इस 2 लीटर को उठाकर इस वाटर बोतल में डालूंगा तो ये कुछ वाटर बोतल की शेप ले लेगा। मतलब आप वाटर को जिस भी वेसल में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। लेकिन यहाँ भी वाटर 2 लीटर था, इसके अंदर भी वाटर 2 लीटर ही है। तो इसका मतलब तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि वाटर की जो लिक्विड है उनकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इसका मतलब शेप, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड, बट शेप जो है वो क्या जो है शेप जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है। अच्छा, वाटर, आपको पता है जब आपके पास अगर एक 2 लीटर पानी है एक वेसल में, तो आप जब पानी के अंदर अपना हाथ डालें तो वो आसानी से चला जाता है। लेकिन अगर आप सॉलिड है कोई आपके पास, सॉलिड के अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वाटर के अगर इसी बीकर में मैं पानी में हाथ डालूँ तो मेरा पानी में हाथ चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FOA भी लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, वो क्या है,
कम है, इज़ मिनिमम। किसके कंपैरिजन में मिनिमम है? सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, तभी हम जो ये लिक्विड है, ये जो आप खुद सोचें कि जब मैं एक पानी को किसी फर्श पे या किसी चीज़ पर गिरता हूँ तो वो फ़्लो करता है। फ़्लो इस वजह से करता है क्योंकि इसका पानी के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं। और फोर्स तो कम ही है, फोर्स कम है, पार्टिकल्स में फोर्स कम है, एक दूसरे को थोड़ा बहुत खींच रहे हैं तो फ्लो करने की उनके पास कैपेबिलिटी आती है। तो एक बात और भी याद रखना बच्चों, लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं। किसी भी लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जो ऐसा लिक्विड विच हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो। इसके पास फ्लोइंग टेंडेंसी है या फ्लोइंग कैपेबिलिटी है, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। ये बात बच्चों याद रखना। तो ये फ्लूइड जो है फ्लो करता है, फ्लो इस वजह से करता है क्योंकि देखो सॉलिड तो फ्लो करेगा नहीं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लिक्विड तो फ्लो करेगा। लिक्विड फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आपको बात याद रखनी है। तो लिक्विड से अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम चलते हैं गैस की तरफ। अब बात करें गैस की, तो ना तो अब गैस का ये है, गैस का ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ये कैसे पता चलेगा? अब सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है मान लीजिए 2 लीटर है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी गैस, इतनी सी गैस मैंने ले ली। जब मैं ये थोड़ी सी गैस इसके अंदर फिल करता हूँ तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लो ये गैस का एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है। ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अगर आप थोड़ी सी भी गैस इसके अंदर कंटेनर के अंदर फिल करोगे ना तो वो गैस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर मैं इसी गैस को यहाँ से निकाल कर एक छोटे से कंटेनर में डाल दूँ ना, ये कंटेनर में इसका वॉल्यूम है मान लो कुछ 0.5 लीटर या 1 लीटर ले लो, चलो 1 लीटर। तो जब मैंने ये गैस निकाल कर सारी इसमें डाली तो उसने 1 लीटर वाले जो वेसल है उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब गैस के जो पार्टिकल है, बोलते तो हैं उन्हें स्पेरिकल हैं, लेकिन उनकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती। हम मानते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो जो स्पेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल की कोई शेप नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि शेप एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है। दूसरा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज़ नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर होता है। अब नेग्लिजिबल कैसे है सुनो, वो एग्जांपल देते हैं बच्चों इसका। मान लो आपने एक रूम में अगरबत्ती जलाई, जिसे आप बोलते हैं आपने एक अगरबत्ती जलाई। तो जब अगरबत्ती को जलाया तो अगरबत्ती से जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसकी जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेंकनेस है, आप जिस रूम में बैठे हो अगले रूम तक उसकी फ्रेंकनेस गई। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब समझिएगा इसको ध्यान से। जब आपने अगरबत्ती को जलाया तो उसके जो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो उनके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में अगर मैं किसी दो पार्टिकल की बात करूं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है जो बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं। मतलब जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, मूव्स विद वेरी हाई स्पीड। तो ये
ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ही नहीं है। फोर्स नहीं है तो बहुत हाई स्पीड से मूव करेंगे। अच्छा, ये बात भी ठीक है, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, जो जब ये गैस के पार्टिकल्स, अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करेंगे तो ये गैस के पार्टिकल रूम में जो गैस है ना, जो ऑक्सीजन गैस है वो या फिर नाइट्रोजन गैस है, उसके साथ क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्स कर जाएंगे। और इंटरमिक्स होने के बाद ये तेज़ी से और तेज़ी से एक रूम से दूसरे रूम में जाएंगे। जब अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल और जो आपके रूम में ऑक्सीजन गैस है और अदर गैसेज है, वो गैस के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग किसका, ऑफ गैसेस का। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इस डिफ्यूज़न की वजह से जो अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है एक रूम से दूसरे रूम में चली गई। तो आज स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ते हैं, ये मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ लिया हमने, काफ़ी है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।